तो सबसे पहले तो मुझे मान लेना चाहिए कि मेरा अपना अनुमान गलत निकला, क्योंकि मैंने कहा था कि संभावना है कि बिग बैंग बजट आएगा और इसमें मोदी जी खुद दिलचस्पी ले रहे हैं, तो शायद इसमें कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, हिम्मत वाले कदम उठाए जाएंगे। लेकिन जो बजट आया है उसको देख के क्या लगता है? लगता ये है कि मंदी, बेरोजगारी और आर्थिक संकट अगर गहरा है तो ये औरों के लिए होगा, सरकार की ये राय नहीं है। सरकार को लग रहा है कि ये साधारण समय है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा बिग बोल्ड कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई क्राइसिस नहीं आया है जिसके लिए उसको लीक से हट करके कोई काम करना हो। तो ये बजट बेहद साधारण है। कई मैंने ऐसे लोगों से बात की जो सरकार के समर्थक हैं, उन्होंने तो कहा है कि ये निराशाजनक है। कुछ लोगों ने कहा है कि ये डिजास्टरस बजट है, क्योंकि जब सरकार को इकोनॉमी की बुरी हालत का पता ही नहीं है तो वो इलाज कहाँ से करेगी। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, इसका कुछ अनुमान लगाते हैं। सबसे बढ़िया इंडिकेटर होता है शेयर बाजार। जो शेयर बाजार पिछले 5 दिन तक गिरा था, करीबन 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टर वेल्थ जो थी वो उड़ गई थी। लगा था कि बजट के दिन तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन बजट के दिन भी शेयर बाजार बुरी तरह से टूटा है। एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि जो स्पेकुलेटिव ट्रेड था उसकी वजह से टूट गया होगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये बैंकिंग में, फाइनेंशियल सेक्टर में उन्होंने ज़्यादा पैसे लगा दिए थे और उसके बारे में कोई बड़ा अनाउंसमेंट इस बजट में नहीं आया। आने वाले दिनों में हो सकता है बाजार रिकवर भी कर ले। बात वो नहीं है। बात यह है कि अगर हम ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ाने के लिए कह रहे थे, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ें नहीं दिखती हैं। सरकार को अगर वो लगता भी है तो वो एरिया अपना ढूंढ रही है कि वो पैसे कहाँ से लाएगी, और वो लाना चाहती है विदेश से। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई विदेशी सॉवरेन वेल्थ फंड पैसा लगाएगा तो उसको टैक्स में 100% की छूट मिल जाएगी। और इसके अलावा डेट मार्केट को खोलने की कोशिश की गई है, यानी एनआरआई यहाँ पर बॉन्ड खरीदें तो उनको सहूलियत होगी, हम लोग भी अब बॉन्ड खरीद सकते हैं। इसके अलावा एफपीआई, जिन कॉरपोरेट बॉन्ड में पहले 9% तक की सीमा थी, अब 15% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये है स्ट्रक्चरल बदलाव, क्योंकि सरकार को पता है कि भारत के लोगों के पास तो पैसा है नहीं, बैंकिंग सिस्टम पहले से चोक है, तो विदेशों से पैसा लाने की कोशिश करो। इसका दूसरा पक्ष बड़ा अजीबोगरीब है, जिसका जिक्र जब हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरल एनर्जी को अनलीश करें, तो उसका जो दूसरा साइड है वो फाइन प्रिंट में है, बजट के भाषण में नहीं था। जो 2 घंटे 40 मिनट का भाषण हमने सुना, वो ये है कि एनआरआई की परिभाषा बदल दी गई है। अब पहले एनआरआई हिंदुस्तान में 180 दिन रह सकता था, अब वो 120 दिन रह पाएगा। इसी तरह से कोई इंडियन सिटीजन अगर किसी भी जुरिस्डिक्शन में टैक्स नहीं दे रहा है तो उसको भारत में भारत के टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। भारतीय पूंजीपति या उद्योगपति या जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको इससे बहुत निराशा हुई है, क्योंकि वो लग रहा था कि जब तक माइनिंग जैसे सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर और रियल एस्टेट, इस पर आप स्पेसिफिक प्लान लेकर के नहीं आएंगे, तब तक इमीडिएट जॉब क्रिएशन का और इमीडिएट खर्चे का सिलसिला शुरू नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, जिस पर 2 तरह का विषय चल रहा है। पहला यह है कि एलआईसी का अब आईपीओ आएगा, क्योंकि सरकार ने जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है, पिछले साल का तो पूरा नहीं कर पाई, इस साल के लिए 2 लाख करोड़ का टारगेट रखा है। एलआईसी बहुत बड़ी सरकारी कंपनी है और अभी तक इसको सरकार के हाथ में रखा गया है। इसमें आईपीओ लाने की बात अभी तक नहीं हुई थी, अब चर्चा शुरू हो गई है। इसी साल फिर इनको आईपीओ लाना पड़ेगा अगर अपना डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य पूरा करना है तो। अब एलआईसी के बारे में एक अच्छी बात यह है कि वो पब्लिक स्क्रूटनी के बाहर है, लेकिन जब आप कैपिटल मार्केट से पैसा उठाएंगे तो आपका खाता बही अब देखा जाएगा, क्योंकि एलआईसी हमेशा विवाद में रहता है कि इन्वेस्ट कैसे करता है, बड़ा सिक्रेटिव संस्थान है। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि अब एलआईसी जैसी संस्था के शेयर क्यों बेचने हैं, सरकार के पास दूसरे और पीएसयूज हैं, उनका बेच लेते। सरकार ने ये काम इसलिए किया है कि छोटे छोटे डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करने में बहुत प्रोसेस करना पड़ेगा, बहुत वक्त लग जाएगा, बड़ी मेहनत लगेगी, तो एक में हाथ डालिए और जल्दी से अपना काम उसमें पूरा कर लीजिए। अब आते हैं कुछ मोटे नंबरों पे। फिस्कल डेफिसिट के साथ एक बहस और ये थी कि क्या सरकार इस बजट में ऑफ बैलेंस शीट के जो घाटे हैं उसको बता देगी।
जो फिस्कल डेफिसिट है उसका रियल नंबर 3.5% नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। तो सरकार ने वो तो नहीं किया है, सिर्फ इतना किया है कि जो 3.3% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था उसको मान लिया है कि 3.8 है, और अगले साल के लिए कहा है कि 3.5% ऑफ जीडीपी में हम उसको लेकर के आएंगे। यानी यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके ग्रोथ को पुश देने की कोशिश नहीं की गई है। यानी सरकार को ये लगता है कि ग्रोथ करने का काम, इकोनॉमी में पुश करने का काम उसका नहीं है। उसका क्या काम है वो सरकार ने बहुत विस्तार से बताया है। वो कहती है कि मैं केयरिंग सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम ग्रास रूट के लेवल पर एक विकास का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं। इसीलिए जो स्कीमें पहले राज्य सरकारें चलाती थी उस पर अब केंद्र सरकार का ठप्पा कैसे लगे उसकी पूरी कोशिश है। यानी कि प्रीपेड बिजली मीटर सरकार लगाने का काम करेगी, तो उस पर एक सब्सिडी दे दी जाएगी, कुछ सहूलियतें दे दी जाएगी। इसी तरीके से अब अर्बन लोकल बॉडीज़ में इंजीनियर अगर निकले हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर इंटर्नशिप उसको दे दी जाएगी, यानी एक टेम्पररी जॉब मिलेगा, जॉब का एहसास क्रिएट होगा। देखिए मोटी बात क्या है कि ग्रोथ को तो आप मेजर कर सकते हैं, इसलिए सरकारें, राजनीतिक पार्टियां ग्रोथ के बजाय डेवलपमेंट वर्ड को यूज करती हैं। और जब डेवलपमेंट को भी आप थोड़ा बहुत मेजर कर सकते हैं तो उसको भी गोल पोस्ट को शिफ्ट करना हो तो आप कहते हैं ईज ऑफ लिविंग। क्योंकि ईज ऑफ लिविंग आप कोई बल्ब बांट करके, कोई गैस बांट करके, कोई एक घर के लिए सब्सिडी दे करके, कोई बीमा दे करके अच्छा महसूस करने का, एहसास करने का एक सिलसिला शुरू कर सकते हैं। लेकिन ईज ऑफ लिविंग कहीं से भी ग्रोथ नहीं है। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को जो इकोनॉमी में निराशा है वो ये है कि जब क्राइसिस में हम थे तो कुछ बिग बोल्ड काम कर लेते, आउट ऑफ द बॉक्स काम कर लेते, और वो क्या होता, वो ये होता कि आप इकोनॉमी पर छोड़ते हैं, देश के एंटरप्रेन्योर पर छोड़ते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर पर छोड़ते हैं कि आप विकास का काम करिए और आपके लिए हम ये सहूलियतें क्रिएट कर रहे हैं। उन सहूलियतों का जिक्र मिलेगा, एहसास मिलेगा, वो सारी अच्छी बातें कही गई हैं बजट में जो किसी को भी कहना चाहिए और सुनना भी चाहिए। लेकिन ये सब प्रोसेसेस की बात है। कहीं पर आप बीमा लगा रहे हैं, कहीं पर कह रहे हैं कि एसएमई आएगा तो ऑनलाइन सहूलियत हो जाएगी और सिर्फ आधार कार्ड पर ही हम उसकी कुछ कंपनी खोलनी है तो और सुविधा दे देंगे। तो प्रोसेस की सुविधा से इकोनॉमी का चक्र चलाने का माहौल नहीं बनता है। एक जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस था वो था कि इनकम टैक्स, मिडिल क्लास चूंकि थोड़ा सा नाराज़ दिखता है, उसको खुश करने के लिए इनकम टैक्स का एक और नया स्लैब लेकर के आ गए हैं। अजीब बात यह है कि अब इनकम टैक्स दो तरह के हो जाएंगे। यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो रहा है। पुराने रेट पर अगर आप एग्जम्पशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उस पर टैक्स भरिए, कोई एग्जम्पशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा तब आप नए रेट से, जिसमें 5% का स्लैब कम कर दिया गया है मोटे तौर पर, उस पर आपको वहाँ पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा लेकिन टैक्स की रेट कम हो जाएंगे। इसको जब पूरा हिसाब किताब लगा करके जोड़ा जा रहा है तो ठीक है, बॉटम ऑफ पिरामिड के कुछ लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सरकार जब ये एग्जम्पशन दे रही है कि इससे 40,000 करोड़ का रेवेन्यू हम फोरगो कर रहे हैं, तो ये एक अजम्पशन है, क्योंकि ये पक्का कैलकुलेशन नहीं है। कुछ लोग अगर ऑप्ट करेंगे तब ये नंबर पूरा होगा, लेकिन सर्टेन नंबर के अगर लोग ऑप्ट नहीं करेंगे तो ये नंबर भी शायद पूरा ना होगा और सरकार को फिर भी थोड़ा बहुत टैक्स मिलता रहेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और खास करके रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए कुछ और इंतजाम करने की बात थी, उस पर कुछ नहीं हुआ है। बैंकिंग सिस्टम को चलाने की बात थी, उस पर कहा गया है कि अब जो पीएसयू बैंक अपना सेहत अच्छा पाते हैं वो अब कैपिटल मार्केट जाके एक्सेस कर ले, वहाँ से पैसे उठा लें। तो जब आज वित्त मंत्री से पूछा गया कि अब आप रिकैपिटलाइज नहीं करेंगे बैंक को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी तो मैंने नहीं कहा है, ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। ये क्लैरिफिकेशन भी उसमें आया है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनियों से हट करके इंडिविजुअल्स को देना पड़ेगा और वो जो देंगे उनको अब इनकम टैक्स का जो सामान्य रेट है 30% का, मान लीजिए 10 लाख के ऊपर अगर आपका है तो 30% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो टैक्स करीब करीब उतना ही शायद लग जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल के पास चले जाने के कारण कम से कम कंपनी का एक हेडेक ठीक हो गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इक्विटी से ना हटने के कारण एक बड़ी निराशा है, क्योंकि ये टैक्स पहले मिल भी नहीं रहा था, लेकिन एक बड़ा सिग्नल आप देने जा रहे थे कि इक्विटी में लोग पैसा लगाएं और उससे सेविंग बिल्ड हो। तो सरकार ने जो आमदनी और खर्च का मोटा हिसाब लगाया है उसमें यह है कि करीबन उसको 7 लाख करोड़ का गैप रहेगा। तो जैसा हमने बताया कि डिसइन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग LIC से 2 लाख करोड़ के आसपास जुटाएंगे, वैसे ही 2,40,000 करोड़ हमारी जो हाउस होल्ड की स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उसमें से वो पैसे उठाएगी, ऐसा भी ऐलान उसने कर दिया है।
टैक्स के कैलकुलेशन करीब करीब वही रखे गए हैं, उसमें कोई बहुत टारगेट बढ़ा दिया हो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन है। यानी कि अभी भी सरकार के लिए एक प्रकार का नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि कितना खर्च होगा, कितनी आमदनी होगी, कितने का फिस्कल डेफिसिट होगा और उसको वो मैनेज कर लेंगे। तो जो एक ग्रोथ अनलीश करने की बात थी, जो ये बात थी कि हम जब तक 7, 8, 9% की गति से ग्रो नहीं करेंगे तब तक हमारी गैर बराबरी और गरीबी दूर नहीं होगी, बेरोजगारी दूर नहीं होगी, उस सपने को, उस ज़रूरत को ये बजट डिलीवर करता हुआ नहीं दिखता है। हालांकि ऐलान बहुत सारे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक आंकड़ा और दिया है वित्त मंत्री ने वो ये है कि अगले साल नॉमिनल ग्रोथ 10% होगा। तो ये रियल ग्रोथ नहीं है। अगर मान लीजिए कि 5% का इन्फ्लेशन है तो फिर ग्रोथ 5% होगा, लेकिन अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन 4% है तो 6% होगा, और अगर इन्फ्लेशन 7% है तो फिर ग्रोथ 3% होगा। तो नॉमिनल ग्रोथ जो है वो इन्फ्लेशन के साथ जोड़ करके बताया जाता है। इसलिए इस नंबर के बारे में भी कई विशेषज्ञ कहते हैं कि ये अनरियलिस्टिक हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। मेरा इसमें एक विचार है। मेरा विचार ये है कि देखिए, सरकार हमेशा कहती है कि बजट जो है वो एक एनुअल हिसाब किताब का दस्तावेज है। ज़रूरी थोड़ी है कि इकोनॉमी के सारे दूसरे बड़े मुद्दे हम बजट में ही अनाउंस करें, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए बहुत लोग अब ये आशा रखेंगे कि हो सकता है बजट के बाहर सरकार कई कदम उठाए, क्योंकि हालात तो बहुत तंग हैं और कदम न उठाएं ये ऑप्शन हो नहीं सकता। लेकिन एक सच्चाई है, वो सच्चाई ये है कि बजट हो या कोई भी मौका, इस सत्तारूढ़ दल का जो अपने वोटर आउटरीच के लिए करना ज़रूरी है, युवा हों, ट्राइबल हों, महिलाएं हों, पिछड़े इलाके हों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को एक अलग तरीके से कार्व आउट करके बताना हो, इंटर्नशिप देने की बात हो, सागर मित्र मछुआरों को एड्रेस करने की बात हो, नॉर्थ ईस्ट का मसला हो, तो वोटर आउटरीच का फिल्टर सरकार के हर काम में लगा रहता है। तो जब आप इस पूरे बजट के डॉक्यूमेंट को वोटर आउटरीच के फिल्टर का ख्याल करके पढ़ेंगे तो एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि सरकार हर वक्त फोकस्ड कितना ज़्यादा रहती है। और जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, उसका तर्क यही होता है कि सिर्फ बजट के जरिए क्यों, हम और तरीके से कर देंगे। हम इसी की आशा करते हैं कि सरकार आने वाले दिनों में जो गंभीर संकट है उसको रियलाइज करेगी। सरकार हमको यहाँ पर बिल्कुल काउंटर कर सकती है। सरकार ये कह सकती है कि आप निराशावादी हैं, आपको गंभीर संकट दिखता है, लेकिन जो ग्रीन शूट हैं, जो ग्रोथ के नवांकुर हैं, आपको नज़र नहीं आते। हम सरकार हैं, हम ज़्यादा जानते हैं और वहाँ पर ग्रोथ आने वाला है। इसलिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी को चलाने के लिए कोई बहुत क्रांतिकारी काम करने की ज़रूरत बिल्कुल है भी नहीं।